आज भारत का नदी तंत्र है और भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की कृषि व्यवस्था हो, ये नदी तंत्र पर ही निर्भर करती है, भारत की नदियों पर निर्भर करती है। और जितने भी मैदान हैं हमारे पूरे भारत में, ये सभी नदियों ने ही बनाए हैं। जब मानसून होता है तो नदियाँ निक्षेप लेके आती हैं, पहाड़ों से मिट्टी लेके आती हैं और ये मैदानों का निर्माण होता है, चाहे वो गंगा यमुना का मैदान हो उत्तर प्रदेश बिहार में, और प्लेन राज्य जितने भी हैं हमारे, या फिर इधर हरियाणा पंजाब में हो, तो ये सभी नदियों द्वारा ही निर्मित होते हैं। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि कई देश ऐसे हैं, जैसे अरब देश हैं और मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, सऊदी अरब है, जिनमें नदियाँ हैं ही नहीं, एक भी नदी नहीं है उस देश में। तो उनकी अर्थव्यवस्था का काफ़ी पैसा जो है पानी को साफ करके और उसके करने में ही लग जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा प्राकृतिक संसाधन हमें मिला हुआ है, इसीलिए काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो भारत की नदियों का बनने का जो क्रम आपने देखा था कि भारत का हिस्सा जो है, ये भारत जो है ये अफ्रीकन प्लेट से टूट करके आया था, गोंडवाना लैंड से टूट के आया था, और तिब्बती प्लेट से जब ये टकराया तो वहाँ हिमालय निकल गया, जब दोनों प्लेटें टकराई। तो यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत की नदियों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और एक उत्तर भारत की नदी। तो प्रायद्वीप कहते हैं जब तीन तरफ से पानी से कोई ये क्षेत्र घिरा हुआ हो, जैसे ये यहाँ मध्य प्रदेश और इससे निचला वाला जो हिस्सा है गुजरात से नीचे वाला, ये पूरा हमारा दक्षिण भारत जो है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, जो नीचे का दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये बहुत पुराना है, आगे हम इसकी विशेषता देखेंगे अभी। लेकिन जो ये हिमालय की नदियाँ हमारी बनी हैं, तो हिमालय की नदियाँ मुख्यतः दो प्रकार में या दो हिस्सों में हम इनको बांटते हैं। एक ट्रांस हिमालय आपने देखा था, ट्रांस हिमालय जिन्होंने नहीं समझा है वो जाके देख सकते हैं, पिछला वाला जो क्लास थी उसमें ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय समझा था। तो इसमें तीन नदियाँ मुख्यतः हैं जो कि ट्रांस हिमालय से आती हैं, एक या तिब्बत से निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र है जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो तीन नदियाँ जो कि ट्रांस हिमालय से आती हैं, हिमालय के उस तरफ से आती हैं, और तीसरी है सतलज। तो सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीन नदियाँ ऐसी हैं जो ट्रांस हिमालय से आती हैं, जो कि हिमालय के उस पार से आती हैं। तो ये बहुत पुरानी नदियाँ हैं, क्योंकि हिमालय तो बाद में बना और हिमालय की जितनी नदियाँ हैं वो नई हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीन नदियाँ ट्रांस हिमालय से आती हैं। इसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश इसे कहा गया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, है ना। और 1960 में एक सिंधु समझौता भी पाकिस्तान के साथ हो रखा है कि सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी भारत यूज करेगा। तो भारत के पक्ष में ये नदियाँ बता रखी हैं और पाकिस्तान के पक्ष में ये तीन नदियाँ हमें जो है इसमें सिंधु जल समझौता में कहा गया है। तो ये तीन नदियां हमें ध्यान में रखनी है, ये ट्रांस हिमालय की नदियां हैं। बाकी उसके बाद जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय आपको पता है कि जब हिमालय बना तो दो मानसून हमारे यहाँ होते हैं, एक अरब सागर वाला मानसून होता है और एक बंगाल की खाड़ी वाला मानसून हमारे यहाँ आता है। तो हिमालय इन दोनों मानसूनों को रोक लेता है। यहाँ जब हिमालय ऊंचा है, 6100 मीटर जो है हिमालय की औसत ऊंचाई आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर हिमालय जैसी इन मानसूनी हवाओं को रोकता है, तो इसी तरफ बारिश होती है। इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जो लद्दाख में आपने देखा होगा, वहाँ रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय में है, तो हिमालय की उस तरफ बारिश नहीं होती है। तो ऐसा पहाड़ जिसकी एक ही तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ को वृष्टि छाया भी कहा जाता है। वृष्टि छाया मैंने यहाँ पर बारिश दूसरी तरफ नहीं होती। तो हिमालय कितना हमारे लिए उपयोगी है, वरदान की तरह है कि हिमालय खड़ा हो गया यहाँ, और ये इसने हमारे मानसून को रोक दिया। और जब मानसून को रोका है तो फिर बारिश हमारे इसी तरफ होती है, और बारिश होने से ये नदियाँ बनी हैं। तो ये हिमालय की नदियाँ, इनमें से गंगा तंत्र प्रमुख है जो हिमालय की नदियाँ हैं। तो सभी सहायक नदियाँ फिर गंगा में ही मिल जाती हैं, और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र का भी संगम इसमें हो जाता है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब ये ध्यान में भी रखना है कि कुछ नदियाँ तो किस तरफ जा रही हैं, उत्तर से और पूरब की तरफ आ रही हैं इधर। और कुछ नदियाँ ये भी ध्यान में रखना है आपको कि बनास है, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये उत्तरवाही नदियाँ हैं। ये ध्यान में रखना है। नॉर्थ होता है, इधर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो काफ़ी नदियाँ ऐसी हैं जिनका बहाव किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, जिसमें केन है, सोन है, बेतवा है, चंबल है, बनास है। और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं सभी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है।
कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि तापी, नर्मदा और ये माही, टूनी, इनका बहाव पश्चिम की तरफ है। तो ये ध्यान में रखना, पश्चिम वाही नदियाँ, कई बार सीधा प्रश्न इस तरह से बनता है। तो मैप में अगर आप एक बार देख लें, मैप आप एक बार बना लें तो काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है। तो कुछ नदियाँ किधर आ रही हैं, पश्चिम की तरफ बह रही हैं, ये वेस्ट होता है, पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है। कुछ नदियाँ उत्तर की तरफ जा रही हैं, उत्तरवाही नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ पूरब की तरफ बह रही हैं उत्तर से, तो ये पूरबवाही हैं, सभी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं यहाँ जाके। कुछ नदियाँ यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ गुजरात के इस इधर, तो नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये सभी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है नदी तंत्र को, आपको बड़ी ही आसानी से मैप में जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को तो बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलेंगे, थोड़ा विस्तार से इनके बारे में देखेंगे, नदियों के बारे में। तो अगर ये थोड़ा ऊपर भी पढ़ लेना, आपकी ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद पूर्ववर्ती अपवाह, ये हम दो तरह से बांट सकते हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और एक नदियां जो पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां हैं, उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। ये नोट्स बना बनाया है। अब हम जो मुख्य जो इनको बांटा जाता है वो दो तरह से बांटा जाता है, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी कि दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं। तो उत्तर भारत की नदियों की विशेषता क्या है, अब हम देखते हैं। तो उत्तर भारत की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी है, या सिंधु तंत्र है। सिंधु तंत्र तो फिर ट्रांस हिमालय का है। तो उत्तर भारत की नदियों, इन नदियों का उद्गम ग्लेशियरों से होता है। ग्लेशियर कैसे बनते हैं, थोड़ा ग्लेशियर को भी समझ लेते हैं। जैसे कि माना हिमालय बहुत ऊंचा है, 6100 मीटर है, तो 4500 मीटर पर हिम रेखा होती है। 4500 मीटर पर क्या होती है, हिम रेखा होती है। 4500 मीटर से ऊपर टेम्परेचर 0 हो जाता है, तो 4500 मीटर से ऊपर बर्फ़ ही गिरती है या बारिश नहीं होती है। तो वो बर्फ़ जब गिरती है तो हर साल, माना कि इस बार 5 फीट गिरी है और पिघलित गर्मियों में कम पिघल पाई, 3 ही फीट पिघल पाई, तो 2 साल 2 फीट इस बार बच जाती है। ऐसे ही हर साल वो बर्फ़ कुछ ना कुछ बचती रहती है और करोड़ों सालों में ये बर्फ़ के पहाड़ बन गए हैं, ग्लेशियर बन गए हैं। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलम, ऐसे ग्लेशियर हैं, पूरे पहाड़ के पहाड़ हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सियाचिन था, अभी आपने देखा था, काराकोरम श्रेणी में है। पिछले चैप्टर में आपने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है तो समझना पड़ेगा, आपको बेसिक समझना जरूरी है। तो 4500 मीटर पे क्या होता है, हिम रेखा होती है। 4500 मीटर के ऊपर बर्फबारी ही होती है। 4500 मीटर के ऊपर बारिश नहीं होती है। 4500 मीटर कितना होता है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ है, ये 3200 मीटर पर है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बारिश होती ही नहीं है, वहाँ सिर्फ बर्फबारी ही होती है और बर्फ़ जमते जमते कई करोड़ों सालों में ये बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए। तो उत्तर भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये गोमती नदी है, ये दलदल से निकलती है, एक अलग ही उदाहरण है। ये उत्तर प्रदेश में निकलती है ये। तो 1/4 यानी कि 25% जो जल है ये उत्तर भारत की नदियों का ग्लेशियरों से ही आता है। कुछ मानसून से भी आता है, जैसे हर साल बारिश होती है, कुछ उससे भी आता है। हिमालयी नदियाँ अपेक्षाकृत युवा हैं, यानी कि हिमालय ही खुद एक युवा पर्वत है, हिमालय बन ही रहा है अभी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी अभी नई नदियाँ हैं, युवा नदियाँ हैं। और दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है कि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये थोड़ा बहुत वर्षा के जल से ही इनमें आता है। यहाँ ग्लेशियर नहीं है दक्षिण भारत में। ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये जो हिस्सा हमारा अफ्रीकन प्लेट से टूट के आया था, ये बहुत पुराना है। तो कावेरी नदी जो है, इसमें पूरे साल भर ही पानी रहता है। बाकी दक्षिण भारत की नदियों में गर्मी में ही सूख जाती हैं, क्योंकि मानसून से ही इनमें पानी भरता है। प्रौढ़ हैं, पुरानी नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं ये ज़्यादा पुरानी हैं, अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी हैं। अब ये ज़्यादा इधर उधर नहीं करती हैं, आवाज़ नहीं करती हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियों में आप पहाड़ों में जाके देखो तो बहुत आवाज़ करती हैं, बहुत कटाव करती हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कटाव किया नहीं है, लगातार काटती जा रही हैं अपने मार्ग को, जिस जहाँ से बहती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ काट चुकी हैं जितना काटना है, तो शांत हो गई हैं और जो है कटाव नहीं करती हैं, आवाज़ नहीं करती हैं, बाढ़ कम आती है। तो ऐसी विशेषता आप समझा सकते हो दक्षिण भारत के बारे में। इसके बाद भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वैसे 2900 किलोमीटर गंगा से लंबी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र 700 किलोमीटर ही बहती है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है ब्रह्मपुत्र। तो अच्छे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं।
तीस्ता नदी सबसे तेज़ गति से बहने वाली नदी है, ये सिक्किम में निकलती है, सिक्किम से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के पास सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है गंगा नदी का बेसिन। तो गंगा बेसिन सबसे बड़ा है। बेसिन का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र से वो नदी बन रही है, जैसे उत्तराखंड पूरा का पूरा गंगा बेसिन में आ जाता है, क्योंकि सारी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं लास्ट में। तो ड्रेनेज बोलते हैं नदी अपवाह तंत्र। असम में सर्वाधिक नदियां हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य जहाँ एक ही नदी है, घग्गर नाम की नदी है। नदियों के जल को 1000 मिलियन क्यूबिक फिट में नापा जाता है, ये ध्यान में रखना। 1000 मिलियन क्यूबिक फिट में नदी के जल की कुल मात्रा को देखा जाता है। और अगर नदी की स्पीड नापनी है, अब माना आपको ढूंढना है कि भाई नहर में कितना पानी बह रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यूसेक, क्यूबिक फिट पर सेकंड। क्यूबिक फिट का मतलब क्या होता है, 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा। कोई डब्बा बना दें आप, 1 फीट ऊंचा 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा, ये डब्बा बना दें तो उसे क्यूबिक फिट कहा जाएगा। तो क्यूबिक फिट जो है, क्यूबिक फिट पर सेकंड के हिसाब से हम किसको नापते हैं, नदी के बहाव को नापते हैं। किसी नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ अगर मिला दिया जाए तो नदी तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है, तो इसमें थोड़ा सा हेडिंग में हमने कैसे पढ़ना है कि पहले नदी का नाम है, फिर उसका उद्गम है, फिर उसका मुहाना मैंने कहाँ पर ये शामिल होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, या समुद्र में कहाँ पर मिलती है, और सहायक नदियाँ कौन सी है। तो हर नदी में इसी तरह से दिया होगा, बार बार नहीं लिखा हुआ है, तो आप अच्छा एक अलग से भी एक शीट बना सकते हैं इसकी टेबल। यहाँ पे तो एक ही साथ दिया हुआ है, लेकिन आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और मिलती कहाँ है, अरब सागर में मिलती है। सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं, और चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे गंगा की यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, वैसे सिंधु की चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह लद्दाख और जास्कर के मध्य लेह से गुजरती है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी हमने ट्रांस हिमालय में देखी थी, तो उन दोनों श्रेणियों के बीच से ये गुजरती है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, चिनाब इसकी चिनाब में मिल जाती है, और किशन गंगा परियोजना इस पर बन रही है, झेलम नदी पर, और भारत पाकिस्तान को इस पर आपत्ति भी है, तो एक तरह से विवादित परियोजना इसे कह सकते हैं। झेलम नदी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। चिनाब नदी ये बारालाचा दर्रे से निकलती है, सिंधु में जाके मिलती है। चंद्र और भागा इसकी 2 सहायक नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और जम्मू और चिनाब के तट पर ही स्थित है, जम्मू शहर जो है जम्मू। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग आपने देखा होगा, हिमाचल में एक दर्रा भी है, और रोहतांग जो है एक सुरंग भी बनी है अटल टनल के नाम से, जो कि हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालय में भेज देती है, ये ट्रांस हिमालय के लिए निकलती है। चिनाब नदी जो है, ये चिनाब इसकी चिनाब में मिल जाती है, और लाहौर रावी इसी रावी नदी के तट पर स्थित है, लाहौर जो है पाकिस्तान का। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और हरी के बैराज के पास ही सतलुज में मिल जाती है, रोहतांग हिमाचल में है। और हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ध्यान में रखना है। पूरे राजस्थान को सिंचित करती है, 13 जिलों में ये सिंचाई करती है। सतलुज नदी राजस्थान से निकलती है, चिनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में, और सतलुज नदी जो है तिब्बत से आती है। तो ध्यान रखना है, 3 नदियाँ हमें पता है, जो 3 नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, यानी कि हिमालय की उस तरफ से निकलती हैं, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब हम भाखड़ा नागल डैम सबसे ऊंचा जो बांध है, और जो गुरुत्वीय बांध है सबसे ऊंचा, ये भाखड़ा नागल है, ये सतलुज नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा जो है ये हिमालय की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, हिमालय की नदी है ये। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, उत्तरकाशी से निकलती है ना, गौमुख नामक स्थान से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख स्थान का नाम है। सहायक नदियाँ इसमें रामगंगा, शारदा, सरयू, ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, और दाईं तरफ से यमुना में इसमें मिलती है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा जब निकलती है तो भगीरथी के नाम से होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है, और वहाँ से इसे गंगा कहा जाता है। सहारनपुर तक ऊपरी गंगा, सहारनपुर से वाराणसी या बनारस तक इसे मध्य गंगा कहा जाता है। बनारस से गंगा सागर, जहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहाँ तक इसे निम्न गंगा कहा जाता है। बंगाल में जो है गंगा 2 शाखाओं में बढ़ती है, और ये ध्यान में रखना कि ब्रह्मपुत्र जैसे इसमें मिलती है, ये मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना ध्यान में रखना। और इसे जो है
ब्रह्मपुत्र के मेल से ये मेघना हो जाती है, लेकिन अब बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, पद्मा। बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुत्र इसमें मिलती है ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और बंगाल की खाड़ी में ये मेघना के नाम से ही मिलती है। गंगा डॉल्फिन, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, और गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन, मीठे पानी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ध्यान में रखना। गंगा की जो इस पर नमामि गंगे योजना चल रही है, तो अभी गंगा डॉल्फिनों की मात्रा बढ़ी है, तो जिससे ये पता लग रहा है कि ये गंगा साफ हो रही है, उसमें प्रगति हो रही है। गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया है, और कुछ केंद्रीय मंत्री हैं इसमें, और कुछ मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये अथॉरिटी बनाई गई है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी ज़िले से ही निकलती है। और ये जो है प्रयागराज में, यानी कि जिसे इलाहाबाद था इसका नाम पहले, अब प्रयागराज रख दिया गया है, तो ये यहाँ पर गंगा में शामिल हो जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है गंगा, राम गंगा है, ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है ना, पौड़ी ज़िले से निकलती है, और कन्नौज में ये जो है इससे गंगा से शामिल हो जाती है। शारदा या सरयू नदी ये कुमाऊं में निकलती है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी इसको कहा जाता है, काली नदी भी इसको कहा जाता है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और ये जो है सहायक नदी इसकी घाघरा में ये मिल जाती है, थोड़ा ध्यान में रखना है। और काली, सरयू, गौरी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उत्तराखंड में काफ़ी प्रश्न इससे पूछा जाता है, और एक जास्कर श्रेणी से ऐसा माना जाता है कि जास्कर श्रेणी से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय से उत्तराखंड में निकलने वाली एक नदी इसको कहा जा सकता है। घाघरा नदी है, ये भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और बाद में ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी है, नेपाल हिमालय से निकलती है, और बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। नेपाल में इसका नाम नारायणी शालिग्राम के नाम से भी नेपाल में इसको जाना जाता है। तो थोड़ा नक्शे में ज़रूर देख लेना इन नदियों को, नक्शे में देखने से आपको ज़्यादा समझ में आता है इसमें। कोसी नदी, कोसी नदी बड़ी प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। मार्ग बदलने का मतलब बिहार में जब ये नेपाल से आती है तो ये रास्ता बदल देती है, तो हर साल क्या है रास्ता बदलती है, तो ये बेचारे बिहार वाले बह जाते हैं बाढ़ में इसमें, तो इसके आसपास वो पक्के घर भी नहीं बनाते बिहार वाले, ऐसा माना जाता है। तो बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। इसके बाद गोमती नदी है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये गोमती नदी पीलीभीत के दलदल से निकलती है, तो इसके निकलने का भी थोड़ा सा अलग तरीका है इसका, तो इसलिए ये पूछी भी जाती है। और सोन नदी है, सोन नदी आपने देखा होगा कि उत्तरवाही नदी भी है, और पटना में ये मिलती है गंगा नदी से। रिहंद बांध भी सोन नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर। और रामगंगा, इसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से 2-3 प्रश्न इस पर बनते हैं। इसके बाद दामोदर नदी है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर पठार से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है। और जमुनिया सहायक नदी है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, दामोदर नदी पर एक बांध बना है फरक्का, फरक्का बांध बनने से अब थोड़ा सा कम इसका नुकसान हो गया है, नहीं तो इसको बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। तो फरक्का डैम बना हुआ है, 1950 में बना था। टोंस या टमसा नदी ये जो है इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी ये इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसे काली, सिंधु, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। घड़ियालों के लिए जानी जाती है, एक मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है, घड़ियाल थोड़ा कम खतरनाक होता है, तो उसे वैसे ही दिखता है, तो घड़ियालों के लिए जानी जाती है। बेतवा नदी रायसेन विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से। और केन नदी ये भी विंध्याचल से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील के चोमाइडुंग ग्लेशियर है कोई, वहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। और ब्रह्मपुत्र जो है जैसे कि असम, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, असम में इसको देहांग लोहित कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम आप लिख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है।
माही नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी अरावली अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में समा जाती है। कच्छ का रण देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कच्छ गुजरात का जिला भी है और ये जो है विवादित क्षेत्र भी है कच्छ वाला जो है। साबरमती नदी आपको पता ही है कि महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद नदी साबरमती नदी के किनारे पर ही है। भारत का मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। महानदी ये उड़ीसा से होके जाती है और मध्य प्रदेश से निकलती है सिंघवी की पहाड़ियों से। कटक, और कटक जो है क्रिकेट का स्टेडियम भी है और उड़ीसा में है ही। तो महानदी के तट पर स्थित है कटक नामक शहर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये महानदी की ब्राह्मणी वैतरणी इसी महानदी की सहायक नदियाँ हैं जो ये ब्राह्मणी वैतरणी आपको दिख रही है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। राउरकेला जो है, राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में निकलती है। और जमशेदपुर ये स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और कई सारे नर्मदा नदी जो है हमारी झरनों के लिए या प्रपातों के लिए जानी जाती है। कपिलधारा, दूधधारा, धुआंधार प्रपात इसी नदी पर पाए जाते हैं। इसके बाद ये तापी नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी किशन गंगा, वेन गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोदावरी को दक्षिणी भारत, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है ये अफ्रीकन प्लेट से टूट के आया था, बहुत पुराना है। हिमालय की नदियाँ तो नई हैं, तो इसलिए हिमालय में ऊपर जो बड़ी गंगा है और तो ये पुरानी है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, वृद्ध गंगा कहा है। और दक्षिण की गंगा कहा है क्योंकि उत्तर भारत में गंगा जैसे सबसे बड़ी नदी है वैसे दक्षिण भारत में ये सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे पुरानी नदी भी है और बहने वाली दूसरी सबसे नदी भी है। भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी है या दक्षिण भारत की तो सबसे बड़ी है। नासिक इसी के जो महाराष्ट्र का नासिक है इसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और जो है पुणे इसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। तुंगभद्रा नदी ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है और विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही है। विजयनगर साम्राज्य होता था पुराने समय में, इतिहास में देखेंगे इसको। शरावती ये अरब सागर में गिरती है। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग प्रपात जो है, महात्मा गांधी प्रपात भी इसी को कहा जाता है, तो ये शरावती नदी पर ही स्थित है। अभी पश्चिमी घाट देखेंगे उसमें। और कावेरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा हमने ऊपर देखा था ना, गोदावरी, और ये जो है कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे गंगा को जैसे उत्तर भारत में पूजा जाता है, ऐसे ही एक पवित्र नदी है दक्षिण में कावेरी, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य नदियां हैं, कुछ छोटी मोटी। नदी जल विवादों पे भी कुछ प्रश्न। एक तो हमने सिंधु जल विवाद देख लिया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक है नील नदी। ये नदी जल विवाद किसमें होता है, तो नदी जल विवाद का निपटारा संसद द्वारा ही किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत की संसद ही दो राज्यों के बीच जैसे नदी जल का विवाद है, आर्टिकल 262 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय जल नदी विवादों का निपटारा संसद द्वारा किया जाएगा। और सतलज नदी जल विवाद, जैसे सतलज में हरियाणा का ऐसा कहा जा रहा है कि सतलज से नहर निकाली जाएगी और इसे यमुना तक पहुंचाया जाएगा और हरियाणा को इससे पानी मिलेगा। तो ये 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए थे। इराड़ी आयोग का गठन किया गया था। थोड़ा ध्यान में रखना कि सतलज नदी जल विवाद में कौन से आयोग का गठन किया गया था, इराड़ी आयोग का गठन किया गया था। यूपी हरियाणा दिल्ली के बीच में यमुना नदी का भी विवाद चल रहा है। गोदावरी नदी जल विवाद ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है और अब छावर आयोग जो है इस पर गठित किया गया है 1969 में। कृष्णा नदी जल विवाद ये जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में बड़ा विवाद है ना, और ये जो है बछावर आयोग कुछ इस तरह का है, 1976 में इस पर बनाया गया। और अलबट्टी बांध का निर्माण 1964 में कर्नाटक में इसी नदी पर किया गया है। इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी का सबसे पुराना जल विवाद है, ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है और
गिफिन कमीशन इसके को ठीक करने के लिए बैठा था। ये जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, इन राज्यों में ये विवाद है। बाकी भारत पाकिस्तान हमने देख ही लिया था कि सिंधु जल विवाद है, और ये 1960 में ये समझौता हो गया था। ऊपर की 3 नदियाँ जो हैं ये सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान को जाएगा, और बाकी नीचे रावी, ब्यास, सतलुज का 80% बाकी भारत को मिलेगा पानी। तो ये आप देख लेना, कुछ मुख्य नदी जल विवाद भी है। तो ये मुख्य नदी तंत्र था, और बड़ा ही आसान है अगर आप मैप के साथ में इसको समझेंगे।